नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी तोमर आज पार्ट 4 लेकर के आया हूं आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला कंटिन्यू करते हुए। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला को कंटिन्यू करते हुए आज आप पहुंचे हैं जुब्बल के इतिहास के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा हम बहुत सारी और भी प्रिंसेस स्टेट्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे प्रिंसेस स्टेट्स के बारे में इससे पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले आप वीडियोस चेक कर लीजिए। शिमला का पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। जुब्बल काफ़ी फेमस है शिमला में। ऑफ कोर्स ये एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और बोला जाता है कि भाई जैसे हम बोलते हैं कि हिमाचल या शिमला एप्पल बाउल बोला जाता है पूरे इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए आफ्टर जम्मू कश्मीर। तो जुब्बल उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ से बहुत सारे सेब जो है वो पूरे इंडिया में और या फिर इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स ऑफ जुब्बल, यानी कि अगर हम इनके पूर्वजों की बात करें तो ये एक टाइम पे सिरमौर के रूलर हुआ करते थे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे थरोच हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे आपका बलसन हो गया। इस तरह की प्रिंसेस स्टेट्स, ऐसी काफ़ी सारी प्रिंसेस स्टेट्स है जो कि सिरमौर की ऑफशूट रही है। इट मीन्स कि वहाँ पर पहले सिरमौर के राजा रूल किया करते थे या फिर वो सिरमौर के अधीन हुआ करती थी। बाद में सिरमौर के रूलर्स ही उनको जो है वो या तो कुछ इलाके गिफ्ट में दे देते हैं या फिर कुछ जो है सिरमौर के जो डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्हीं के ही आगे जितने भी डिसेंडेंट थे उन्होंने वहाँ पर फाउंडेशन की थी। उनमें से एक था जुब्बल वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ सिरमौर प्रिंसेस स्टेट, राइट। चलो, तो इनके जो एंसेस्टर थे जुब्बल के, वो सिरमौर से बिलोंग करते थे। इनके जो रूलर थे वो सिरमौर से आते थे एंड दे बिलोंग टू द राठौर क्लान ऑफ चंद्रवंशी राजपूत। जैसे मैं बोलता हूँ कि सूर्यवंशी जब भी आता है तो हम रामायण को लिंक कर देते हैं, चंद्रवंशी जब आता है तो हम पांडवास को लिंक कर देते हैं कि वो पांडव से उनके पांडव्स जो है उनके एंसेस्टर हुआ करते थे। तो राठौर क्लान से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। जुब्बल के जितनी भी राजाज थे और चंद्रवंशी राजपूत से बिलोंग करते थे। एल्डेस्ट सन ऑफ राजा उगरचंद, राजा उगरचंद के जो सबसे बड़े बेटे थे। उगरचंद कौन है? अब उगरचंद कौन है? ही whose capital सिरमौर ताल was washed away. He was राजा ऑफ सिरमौर, जिनकी जो राजधानी थी सिरमौर में, सिरमौरी ताल के पास वहाँ पर एक राजधानी हुआ करती थी। तो सॉरी आपका गिरी नदी के किनारे, गिरी नदी के किनारे उनकी कैपिटल हुआ करती थी जिसका नाम था सिरमौरी ताल। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि फ्लड आ जाता है और उनका जो एम्पायर था या उनका जो सॉरी आपका फोर्ट था वो उसमें बह जाता है। ठीक है, तो उनका जो बेटा था उगरचंद का, उनका नाम था करमचंद। तो याद रखना आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुब्बल के फाउंडर थे करमचंद, सन ऑफ उगरचंद ऑफ सिरमौर, ये आपको याद रखना है। ही फाउंडेड जुब्बल स्टेट इन 1195। इस ईयर को भी याद रख लेना कि 1195 में जुब्बल स्टेट की फाउंडेशन की जाती है। और अगेन इसके बाद हम देखते हैं कि करमचंद हैड 2 ब्रदर्स। करमचंद के 2 भाई हुआ करते थे। एक का नाम था मूलचंद जिसने सैरी फाउंड किया एंड दूसरे का नाम था दुनीचंद जिन्होंने राविनगढ़ को फाउंड किया। राविनगढ़ नज़दीक है हाटकोटी के, तो ये आपको ये याद रखना है। और इसके बाद जुब्बल स्टेट वॉज ओरिजिनली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सिरमौर। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जुब्बल जो है पहले सिरमौर का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद जो सिरमौर के राजा थे उनके बेटे ने जुब्बल फाउंड किया था। बट आफ्टर गुरखा वॉर, जब हम देखते हैं कि गुरखा हमला करते हैं, कब करते हैं आप सबको पता है, 1815 में। बट सॉरी, आपको 1815 में आपको देखने को मिलेगा कि एंग्लो गुरखा वॉर हुई थी, उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो एंग्लो गुरखा वॉर ये उसके बाद जुब्बल जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। एंड देन करमचंद ही मेड सोनपुर हिज कैपिटल इन द बिगिनिंग एंड लेटर शिफ्टेड टू पुराना जुब्बल। ये आपको अगेन बेसिक नॉलेज है कि पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या थी? सोनपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी एंड बाद में इस कैपिटल को शिफ्ट करके पुराना जुब्बल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बेसिक नॉलेज जो आपको ये पता होनी चाहिए। देन इसके बाद गढ़वाल राजा ही अटैक्ड जुब्बल एंड अरेस्टेड राणा भागचंद। तो अगेन ये भी देख लेना कि जुब्बल के उस समय राणा हुआ करते थे भागचंद, तो गढ़वाल के राजा ने वहां पर हमला किया। कब? उस दौरान जो राणा भागचंद थे उस दौरान वो 5th रूलर हुआ करते थे एंड टुक हिम टू गढ़वाल। उसके बाद ये गढ़वाल लेके गए उनको। देयर ही फेल इन लव विद प्रिंसेस ऑफ द स्टेट। और गढ़वाल की प्रिंसेस से उनको प्यार हो जाता है बट वो उनसे शादी करने से मना कर देते हैं और वहां से वो प्रिजन से जो है भाग जाते हैं और जैसे तैसे करके वो जुब्बल पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा नारायण चंद ये राजा बनता है, जो कि फर्दर उनके बेटे के द्वारा
हिज सन, यहाँ पर सन है लिखा हुआ, रूपचंद, रूपचंद के द्वारा सक्सीड किया जाता है एंड रूपचंद एक्सेप्ट कर देते हैं ओवर लॉर्डशिप ऑफ सिरमौर। अब अगेन यहाँ पर क्या होता है कि रूपचंद के टाइम पे जुब्बल वाज फ्यूडिटरी ऑफ सिरमौर, राइट। हिज सक्सेसर टेकचंद रिवोल्टेड अगेंस्ट सिरमौर। अब उनके जो आगे वंशज आते हैं टेकचंद, वो सिरमौर के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट शुरू कर देते हैं एंड टेकचंद वाज सक्सीडेड बाय गोहरचंद। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जुब्बल के किस राजा ने सिरमौर प्रिंसेस स्टेट के साथ रिवोल्ट किया था। सो ही वाज टेकचंद, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको देख लेना। और एक चीज याद रखना कि जुब्बल की जो कैपिटल थी पहले सोनपुर हुआ करती थी, वो किसने बनाई थी, करमचंद ने, इसको भी याद रखना है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जो कैपिटल थी वो बाद में शिफ्ट कर दी जाती है पुराना जुब्बल, ठीक है, पुराना जुब्बल, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पुराना जुब्बल कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम इसमें फर्दर मूव करते हैं राणा गोहरचंद के पास। राणा गोहरचंद को गिरचंद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी पुराना जुब्बल से फिर देवरा। देवरा एक आज की डेट में हम देखते हैं कि वो पुराना जुब्बल के बिल्कुल पास में जो प्रेजेंट जुब्बल है वहां पर लोकेटेड है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। राणा गोहरचंद, राणा गोहरचंद, ही वॉज द किंग, या फिर कभी कभार लिखा होगा गिरचंद। तो उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी पुराना जुब्बल से देवरा, पुराना जुब्बल से देवरा, आपको ये याद रखना है। राणा हुकमचंद, राणा हुकमचंद, इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी अगेंस्ट बुशहर, गढ़वाल एंड सिरमौर स्टेट्स, तो ये भी याद कर लेना आपने। राणा हुकमचंद इन्होंने काफी सारी बैटल्स लड़ी थी इन प्रिंसेस स्टेट्स के साथ। जब गुरखाज आते हैं, गुरखा इन्वेड करते हैं, अब गुरखा इन्वेड करते हैं 1805 के आसपास, यस, एंड जुब्बल उस दौरान जो है ट्रिब्यूटरी हुआ करता था सिरमौर की, ये आपको याद रखना है जैसे हमने पढ़ा था। और उस दौरान जो राजा थे वो थे राजा राणा पूरनचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस राणा का नाम याद रखना। अब अच्छा यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर हमने राणा लिखा है, ही इज नॉट राजा, क्योंकि जुब्बल को उस दौरान ठकुराई बोला जाता था, ना कि एक राजा के अंडर प्रिंसेस स्टेट बोला जाता था, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद 1815 को राणा पूरनचंद उनको सनद दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़े हैं कि बार बार जब भी किसी राजा को सनद मिलती है उस राजा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। सनद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन गिवन बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसको हम सनद बोलेंगे। राणा पूरनचंद के जो वजीर थे उनका नाम था दांगी, तो दांगी वजीर, ही वॉज फेमस वॉरियर एंड सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट गुरखाज। तो देखो एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम पे क्या होता है कि जो राणा पूरनचंद के वजीर थे उनका नाम था दांगी, इन्होंने ही वॉज काफी ग्रेट फाइटर थे ये, और इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस बैटल में। पूरनचंद मिसगवर्न द स्टेट इन 1832, ही अब्डिकेटेड थ्रोन इन फेवर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फाइनली पूरनचंद का के टेन्योर को ये बोला जाता है कि उनके टेन्योर में वो उस अपने शासनकाल को अच्छे से नहीं चला पाते, और फाइनली वो अपना रिजाइन दे देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है जुब्बल को सौंप देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो बाद उनको फिर अलाउंस मिलता है कितना, ₹4400 पर एनम की, सालाना 4400 रुपए उनको जो है वो जो भत्ता होता था बेसिकली वो दिया जाता था, ठीक है। बट लेटर ही वॉज रिस्टोर्ड, और बाद में देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने उनको वापस राजा बना दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आपको याद रखना है। राणा पूरनचंद इसके लिए काफी फेमस है। राणा पूरनचंद के अगर बारे में बात करें तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इन्हीं के टाइम पे इनको जो है 4400 रुपए पर एनम के पैसों में देकर के इनको जो है वो घर बिठा दिया गया था, मतलब जुब्बल जो है ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया था, बट बाद में इन्हीं को ही वापस रिस्टोर कर दिया गया था। ही वॉज राणा पूरनचंद, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट रिमेन्ड अंडर गवर्नमेंट्स कंट्रोल अंटिल सन करमचंद। तो देखो अब तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान हम देखते हैं कि जब ठीक है राणा आपका पूरनचंद के टाइम पे जो जुब्बल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है, बट बाद में क्या होता है, करमचंद आते हैं। करमचंद के टाइम पे जब वो लीगल एज पे आ जाता है तो फिर ये जो ब्रिटिशर्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनको सौंप देते हैं फिर वापस, ठीक है, जुब्बल के राजा या राणा करमचंद को। अब देखो करमचंद जिनका टेन्योर 1853 से लेकर के 77 तक है, इनके बाद इनका बेटा पदमचंद सक्सीड करता है। करमचंद का जो रूल था वो काफी हार्श एंड अनपॉपुलर था, इनके टाइम पे ज्यादा कुछ सच इंपॉर्टेंट नहीं था। ही वॉज वेरी हार्श एंड टायरनिकल रूलर। थरोच काफी इंपॉर्टेंट है। थरोच जो है इट वॉज मर्ज्ड इन जुब्बल इन 1841। थरोच को जुब्बल में मर्ज कर दिया जाता है फाइनली 1841 में, और राविनगढ़ जो था, राविनगढ़ एंड धाड़ी इन 1896। तो देखो 1841 में थरोच को, जो कि थरोच एक अलग प्रिंसेस स्टेट हुआ करता था, हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है, तो उस थरोच को मर्ज कर दिया जाता है जुब्बल में 1841 में। इसके अलावा हमने राविनगढ़ और धाड़ी भी देखा है, ठीक है, तो इन दोनों
प्रिंसेस स्टेट्स को, जो छोटी छोटी प्रिंसेस स्टेट हुआ करती थी, इन दोनों को 1896 में जुब्बल में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद फिर ज्ञानचंद की हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट अगेन ये भी, तो 1898 से लेकर के 1910 तक ये इनका टेन्योर रहता है। ज्ञानचंद, इनका कोई भी आगे मेल उत्तराधिकारी नहीं था, और इनका जो बेटा था एंड सन वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर। तो देखो हाफ ब्रदर भगत चंद, ठीक है, तो भगत चंद इनके जो थे, बोला जाता था कि ये रियल ब्रदर नहीं हुआ करते थे, ही वाज हाफ ब्रदर, मतलब अ ब्रदर फ्रॉम अ कॉक्यूबाइन, एक रखेल से पैदा हुए भाई, जिनको हम बोलेंगे कि हाफ ब्रदर। तो भगत चंद उसके बाद सक्सीड करते हैं। दुर्गा सिंह वाज ब्रदर ऑफ ज्ञानचंद। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई जो ठीक है, ज्ञानचंद के भाई थे दुर्गा सिंह, इसको याद कर लेना। ठीक है, दुर्गा सिंह वाज ब्रदर ऑफ ज्ञानचंद। व्हेन ज्ञानचंद डाइड, जब ज्ञानचंद की डेथ हो जाती है 1910 में, तो विदाउट हैविंग चिल्ड्रन, जो हमने अभी देखा कि ज्ञानचंद का कोई भी संतान आगे नहीं थी, तो इनके बाद हिज मदर क्लेम द थ्रोन। तो ज्ञानचंद के जो मदर थे, उन्होंने थ्रोन को अपने अंडर कंट्रोल में रखा फॉर हर सेकेंड सन दुर्गा सिंह। अब देखो, दो भाई थे ज्ञानचंद के दो भाई थे, एक का नाम था भगत चंद, हु वाज हाफ ब्रदर, जो कि बड़ा भाई भी था, लेकिन ही वाज हाफ ब्रदर, ही वाज नॉट अ लेजिटिमेट ब्रदर। और दूसरे भाई का नाम था दुर्गा सिंह, जो कि उससे छोटे थे, लेकिन वो लीगल या लेजिटिमेट ब्रदर हुआ करते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या स्टोरी चलती है यहाँ पर। ज्ञानचंद की जब डेथ हो जाती है तो उनका कोई बेटा तो नहीं था, ठीक है, तो उनकी ज्ञानचंद की मदर उसको थ्रोन को क्लेम करती है फॉर हर सेकंड सन। सेकंड सन कौन है, जो कि लीगल सन है आपका दुर्गा सिंह, उसके लिए, फुल ब्रदर ऑफ ज्ञानचंद। शी फाइल्ड अ केस एट द हाई कोर्ट एट कलकत्ता इन बंगाल। देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। आपको पता है ना, उस दौरान एक हाई कोर्ट ही हुआ करता था, जो कि कलकत्ता में था उस दौरान। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने केस फाइल किया एंड वेंट देयर हरसेल्फ टू कलकत्ता, कैपिटल ऑफ इंडिया, इन 1910। और फाइनली जजमेंट वेंट इन फेवर ऑफ राणा भगत चंद, क्योंकि राजा जो है वो ज्ञानचंद के बाद राणा भगत चंद बनते हैं। और भगत चंद चूंकि लीगल एयर नहीं थे, वो हाफ ब्रदर थे ज्ञानचंद के, इसीलिए जो ज्ञानचंद की मदर थी, अपने लीगल सन के लिए, ताकि वो गद्दी का वारिस हो, तो उसके लिए वो केस फाइल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जुब्बल में ऐसे कौन से राजा थे, या किस राजा के टेन्योर में रानी ने हाई कोर्ट में जाकर के, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर के केस फाइल किया था अपने दूसरे सन दुर्गा सिंह के लिए। ठीक है, और देखा जाता है फिर वो उसमें हार जाते हैं और भगत चंद को लीगली एयर माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद भगत चंद राजा बनते हैं, और भगत चंद 1910 से लेकर के 1946 तक ये राजा रहते हैं। भगत चंद 1910 से 46 तक ये अटेंड करते हैं कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V। ठीक है, तो जॉर्ज V उस दौरान इंडिया आए थे, उनके साथ क्वीन मैरी इंडिया आए थे, इनके वो दिल्ली उस दौरान आए थे, 1911 की हम बात कर रहे हैं। तो भगत चंद जो है उस दौरान यहाँ आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन हम कॉमन हिस्ट्री में जरूर देखेंगे एक बार, कि जब 1877 में दिल्ली दरबार लगता है, तब हिमाचल से कौन कौन से राजा वहां पर जाते हैं, और 1911 में जब कैपिटल शिफ्ट हो जाती है कलकत्ता से दिल्ली, और तब दिल्ली दरबार जब लगता है, उस दौरान कौन कौन से राजा जो है वो दिल्ली आए थे, ठीक है, या गए थे यहाँ से हिमाचल से। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज की, यस, जो जुब्बल से हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं कि वो प्लीज कमेंट डाउन कर लीजिए, और कोई आपके पास कोई यूनिक स्टोरी है, लोकल कोई स्टोरी है, उसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाली शॉर्ट्स में उसके बारे में भी जिक्र कर सकूं। शायद वो मुझे ना पता हो, वो चीज आप जो है कमेंट डाउन कर सकते हैं। और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए भी आप मुझे कुछ सजेशन अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या होता है कि उस दौरान जो लॉर्ड हार्डिंग है, उन्होंने ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें भगत चंद ने जुब्बल को रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने साथ साथ शिमला हिल स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया था इस प्रिंसेस की काउंसिल में। ठीक है, तो 1900 देखो, ये है आपका ध्यान रखना, ये है काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, यानी कि जिसको हम नरेंद्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, नरेंद्र मंडल एक ग्रुप बनाया गया था, राजाओं का ग्रुप, उसमें हर एक इलाके से राजा जो है रिप्रेजेंट करते थे। तो शिमला प्रिंसेस स्टेट्स से राजा भगत चंद वो रिप्रेजेंट करते हैं शिमला प्रिंसेस स्टेट को, या फिर शिमला हिल स्टेट्स को, किसमें, काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, यानी कि आपका नरेंद्र मंडल जिसको बोला जाता है। और ये नरेंद्र मंडल की स्थापना भी 1921 में ही हुई थी। ठीक है, तो ये 1921 से 1924 तक ये रिप्रेजेंट करते हैं शिमला हिल स्टेट्स को। ठीक है, आपको ये याद रखना है, नरेंद्र मंडल यानी कि काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, उसकी स्थापना जो है आपका, या इसको एक और नाम से जाना जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसकी स्थापना 1921 में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट,
He was elected a member of the standing committee of the Chamber of Princes in 1939. तो Chamber of Princes जैसा कि इसको बोला जाता है, इसके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी बनाए गए थे 1939 में। Chamber of Princes इसको नरेंद्र मंडल भी बोला जाता है और ये 1921 में बना था। ये एचएस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। भगत सिंह क्रिएटेड एंडाउमेंट ट्रस्ट फंड टू मेक एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ फ्री। तो देखो इन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया था फंड जिसमें एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जानी थी। और इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट इन मेमोरी ऑफ हिज फादर, वो किस याद में उन्होंने जो है ये करना था, अपने फादर की याद में, राणा पदमचंद की याद में उन्होंने ये ट्रस्ट ओपन किया था ताकि वहां पर जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में दी जा सके। ही एस्टेब्लिश्ड द कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन शिमला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जुब्बल के सबसे फेमस राजा अगर बोले जाते हैं तो वो भगत चंद ही बोले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टेन्योर में इतनी डेवलपमेंट कर ली थी और साथ में डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने फ्री फैसिलिटीज भी काफ़ी सारी प्रोवाइड की थी, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विसेज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था अपने फादर की याद में। फादर का नाम था राणा पदमचंद। तो पदमचंद की याद में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था और उसमें ये सब कुछ कर रहे थे और उसमें लोग अपनी डोनेशन करते थे और फ्री में जो भी वो डोनेशन जाती थी वो फ्री में सब कुछ पढ़ा देती थी। ये बोले मैनी टैक्सेस, देखो बहुत सारे टैक्सेस, स्मॉल टैक्सेस जो थे उसको खत्म किया उन्होंने ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली इन 1935। ठीक है, तो खुद की जो सिल्वर जुबली उनकी हुई थी, 25 साल उनके कंप्लीट हो गए थे, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने छोटे छोटे टैक्सेस जो थे वो माफ कर दिए थे। भगत चंद वॉज conferred the title of king. This is again very important. क्यों? इसलिए भगत चंद को सबसे फेमस राजा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले राजा थे जुब्बल के जिनको राजा का टाइटल दिया गया था। इससे पहले जितने भी राजा थे जुब्बल के वो उनको केवल राणा का टाइटल मिला था। सो याद रखना आपने, भगत चंद वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जुब्बल जिनको एक्चुअल में राजा का टाइटल मिला था। ठीक है, तो देखो किंग का टाइटल कब मिलता है उनको? 1948 में। उनके टाइम पे जुब्बल मेड ग्रेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड इन चौपाल एंड देवरा। तो ये सारी चीजें होती है। तो देखो देवरा अभी कैपिटल है जुब्बल की। अगेन याद रखना आपने, सोनपुर हो गया, पुराना जुब्बल हो गया, देवरा हो गया, ये 3 कैपिटल्स रहती है जुब्बल की जो कि टाइम टू टाइम चेंज हुई है। जुब्बल was made first princely state in Shimla to be electrified with the construction of hydroelectric power plant। ठीक है, तो जुब्बल पहला प्रिंसली स्टेट बनता है शिमला का जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले पहुंचती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो किसके टाइम पे पहुंचे थी, आपको ये भी याद रखना है। ही वॉज राजा भगत चंद। तो भगत चंद का टेन्योर इसीलिए भी काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट 1924 में यहाँ पर खुलता है। ये हमारे बोर्ड में अगेन क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ही वॉज फर्स्ट जुब्बल वॉज फर्स्ट प्रिंसली स्टेट। तो ये जो जुब्बल के रहने वाले हैं वो अपने जब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, अगर यहाँ से आपको पता लगता है, कुछ नॉलेज मिलती है, तो आप आगे भी अपने हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि भाई जुब्बल वो पहला प्रिंसली स्टेट था भाई शिमला हिल स्टेट्स का जहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुंची थी। ठीक है, तो 1924 में सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची थी एंड भगत चंद के टाइम पे ये हुआ था। भगत चंद की डेथ होती है 1951 में एट वुडविल पैलेस शिमला। ठीक है, वुडविल पैलेस शिमला में उनकी डेथ होती है और उनके बाद फिर जो स्टेट था वो पूरी तरह से काफी मतलब फ्लरिश्ड होकर के उस स्टेट को लीव करते हैं। ठीक है, कि जुब्बल को उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला था। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आते हैं वो दिग्विजय चंद आते हैं। तो दिग्विजय चंद 1946 से लेकर 48 तक राजा बनते हैं। ही वॉज एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम 1957 टू 60 ये बनते हैं फिर। ठीक है, चलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस दौरान उनके ये एडीसी थे और दिग्विजय चंद इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद पूछा जाए अगर तो वैसे कम चांसेस है, बट स्टिल क्योंकि ये 1946 के बाद जो है ये राजा बने थे और उस दौरान जब जुब्बल का मर्जर होता है तब उस दौरान ये दिग्विजय सिंह या चंद राजा हुआ करते थे। उनको मेजर का रैंक भी दिया गया था इन द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। दिग्विजय चंद वॉज लास्ट रूलर। तो आपको ये याद रखना होना चाहिए, दिग्विजय चंद जो है वो लास्ट रूलर थे जुब्बल के और जुब्बल महासू डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर दिया जाता है 15 अप्रैल 1948 को। तो उस दौरान राजा कौन थे? दिग्विजय चंद। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राजा कौन थे एंड लास्ट राजा कौन थे और बीच में जो इंपॉर्टेंट राजाज है इन प्रिंसेस स्टेट के वो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, आफ्टर हिम जोगेंद्र चंद बिकेम राजा इन 1966। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। इसके बाद फिर योगेंद्र चंद राजा बनते हैं। चलो ये था हमारा जुब्बल। अब इसके बाद नेक्स्ट एक प्रिंसेस स्टेट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज राविनगढ़। राविनगढ़ प्रिंसेस स्टेट के बारे में देख लेते हैं। राविनगढ़ स्टेट ये फ्यूडेटरी था जुब्बल का, यानी कि जुब्बल के अधीन आता था राविनगढ़ और इसकी जो बाउंड्री थी इट वाज एक्सटेंडेड अप टू तौस रिवर। ठीक है, राविनगढ़
जो फाउंड किया गया था वो दुनीचंद ने फाउंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। दुनीचंद वाज द फाउंडर ऑफ राविनगढ़, याद रखना। ही वाज थर्ड सन ऑफ राजा उगरचंद ऑफ सिरमौर, ठीक है। तो अगेन दोबारा आ गया ना, देखो सिरमौर का ऑफशूट है राविनगढ़ भी। तो अगेन हमने बहुत सारे ऑफशूट्स पढ़ लिए सिरमौर के। हमने पढ़ लिया बलसन सिरमौर का ऑफशूट है, हमने थरोच हमने सिरमौर का ऑफशूट पढ़ लिया, उसके बाद हमने आपका धाड़ी को देख लिया, उसके बाद फिर जुब्बल हमने देख लिया, एंड देन हमने राविनगढ़ को भी देख लिया, दैट इट वाज ऑफशूट ऑफ सिरमौर, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम देखते हैं द ब्रदर्स ऑफ दुनीचंद वर करमचंद। तो दुनीचंद के जो भाई थे वो उनका नाम था करमचंद, और जो कि फाउंडर ऑफ जुब्बल है, ये हमने देख लिया था। एंड मूलचंद, दूसरे का नाम है मूलचंद, जो कि फाउंडर ऑफ सैरी है। तो देखो ये ध्यान रखना कि सिरमौर के राजा का नाम था उगरचंद, इनके बेटे थे आगे जिनका नाम था दुनीचंद, ठीक है, करमचंद और साथ में मूलचंद। तो ये तीन बेटे हुआ करते थे, शायद ये तीनों नाम पूछे जा सके, या पूछ सकते कि जुब्बल के जो फाउंडर है उनके साथ साथ और कौन कौन से उनके जो फैमिली से फाउंडर उन्होंने फाउंड किया है, ठीक है, और कौन सी प्रिंसेस स्टेट फाउंड की है। तो आपको याद होना चाहिए कि दुनीचंद ने फाउंड किया है राविनगढ़, करमचंद ने फाउंड किया है जुब्बल, और मूलचंद ने फाउंड किया है सैरी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एंड इट वॉज ओरिजिनली फीफ ऑफ टिहरी। पहले टिहरी का एक जागीर हुआ करता था राविनगढ़। गोरखा इन्वेजन के टाइम पे हिम्मत सिंह रूलर हुआ करते थे राविनगढ़ के, तो ये भी याद रखना है। इन्होंने गोरखा वॉर के टाइम पे काफी हिम्मत दिखाई थी, तो उससे लिंक कर लेना, ठीक है। और राविनगढ़ के टाइम पे राविनगढ़ के जो रूलर हुआ करते थे हिम्मत सिंह गोरखा इन्वेजन के टाइम पे, ही वॉज हेल्प्ड बाय द रूलर ऑफ जुब्बल, ठीक है। जुब्बल ने उनकी सहायता की थी, और जब गुरखाज वहां से भाग जाते हैं तो ही राविनगढ़ वॉज पार्टीशन बिटवीन ब्रिटिश राजा ऑफ गढ़वाल एंड राजा ऑफ राविनगढ़। राजा ऑफ राणा ऑफ राविन, मतलब राविनगढ़ को बेसिकली जो प्रिंसेस स्टेट था छोटा सा, उसको तोड़ दिया गया था। कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स ने रखा, कुछ हिस्सा गढ़वाल को दिया गया, और कुछ हिस्सा राविन के राणा को ही दे दिया गया था। जिस तरह से राविनगढ़ की को जो है तोड़ा जाता है, ठीक है। पोर्शंस रिटेन्ड बाय ब्रिटिश वाज गिवन टू क्योंथल, और जो ब्रिटिशर्स के पास राविनगढ़ का कुछ पोर्शन था वो किसको दे दिया जाता है, क्योंथल को। कब, 1830 में, इन एक्सचेंज ऑफ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड दैट वाज टेकन फॉर द शिमला सिटी, ठीक है। तो शिमला शहर की जो स्थापना होती है वो क्योंथल के राजा के साथ डील करके होती है 1830 में, ये आपको याद रखना है। शिमला शहर की स्थापना 1830 में होती है, ब्रिटिशर्स इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो लैंड ली थी, जो विलेजेस लिए थे, उसके लिए वो उन्होंने क्योंथल से डील की थी 1830 में, और 1830 में फाइनली शिमला शहर की स्थापना होती है। और अल्टीमेटली जो क्योंथल से उन्होंने क्योंथल को बदले में उन्होंने जो दिया था, ठीक है, वो राविनगढ़ का इलाका क्योंथल को दे दिया था, ठीक है। 1896 में राविनगढ़ एंड धाड़ी वर मर्ज्ड इन जुब्बल स्टेट। तो फाइनली राविनगढ़ को भी और धाड़ी को भी, क्योंकि अब इसका साइज बहुत छोटा हो गया था राविनगढ़ का, तो वो इलाका जो है, और धाड़ी खासकर, जो कि ऑलरेडी एक छोटी प्रिंसेस स्टेट है, उसको जुब्बल स्टेट में मर्ज कर दिया जाता है। एंड ठाकुर केदार सिंह ये सक्सीड करते हैं ठाकुर हरिचंद को इन 1904, और इसके बाद फिर ठाकुर हरिचंद के बाद बनते हैं ठाकुर केदार सिंह राजा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड केदार सिंह द स्टेट वाज हैविंग प्रजामंडल मूवमेंट। केदार सिंह के टाइम पे ही प्रजामंडल मूवमेंट्स चले हुए थे, आपको याद होना चाहिए। केदार सिंह के टाइम पे प्रजामंडल मूवमेंट्स चले हुए थे, ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट्स केदार सिंह के टाइम पे होते हैं फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रिंसेस स्टेट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ठाकुर केदार सिंह की डेथ होती है 1950 में, यानी कि द लास्ट रूलर ऑफ राविनगढ़। उस दौरान अगर देखें तो फिर उनकी जो लास्ट रूलर होते हैं राविनगढ़ के, वो फतेह सिंह होते हैं, आपको ये याद रखना है। राविनगढ़ के लास्ट रूलर थे फतेह सिंह, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फाउंडर कौन थे, दुनीचंद, और लास्ट रूलर इज फतेह सिंह, ठीक है। अच्छा, 1948 में राविनगढ़ मर्ज कर दिया जाता है हिमाचल में, और आज की डेट में ये जुब्बल तहसील का पार्ट है। और राजा वीर प्रकाश ऑफ सिरमौर एस्टेब्लिश्ड द राविनगढ़ फोर्ट। एक चीज है यहाँ पर कि राविनगढ़ फोर्ट जो बनाया है वो राविनगढ़ के राजा ने नहीं, बल्कि सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने ये बनाया है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, राविनगढ़ यहीं पर ही खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसेस स्टेट है दैट इज रतेश कंटिन्यू करते हैं। रतेश जो है क्योंथल स्टेट का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। क्योंथल तो इसके जो फाउंडर थे वो थे राय सिंह, ब्रदर ऑफ राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर। अगेन एक और प्रिंसेस स्टेट आ गया जो कि सिरमौर का एक ऑफशूट हुआ करता था, तो ये चीज आपको याद रखना है। यस, कहाँ हमने पढ़ लिया, हमने थरोच पढ़ लिया, हमने धाड़ी पढ़ लिया, हमने बलसन देखा, हमने जुब्बल देखा, हमने राविनगढ़ देखा, हमने इसके बाद आपका रतेश देखा, जो कि सभी के सभी ये जो मैंने आपको गिनाए ये 5-6, ये सभी सिरमौर के एक टाइम पे पार्ट हुआ करते थे, एंड उसके बाद ये अलग हुए हैं। ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो राय सिंह
रतेश के जो फाउंडर थे वो थे राय सिंह, और जो कि ब्रदर थे राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर के। ठीक है, राजा करम प्रकाश ने 5 परगनास जो थे वो दे दिए थे, ठीक है, विद गिरी रिवर टू हिज ब्रदर। ठीक है, तो वो उनको अपने भाई को दे दिया था। विद इन द टाइम लिमिट्स ऑफ this state, Raja was supreme, but the capital sentence passed by him required the confirmation of the superintendent of Shimla Hill State। तो बोला जाता है कि भाई जो रतेश था ये वैसे तो प्रिंसेस स्टेट था, ठकुराई थी मतलब बेसिकली, बट जो सारे काम तो राजा के अधीन में थे, बट अगर किसी को सजा देनी है, खासकर कैपिटल पनिशमेंट अगर देनी है, यानी कि किसी को मौत की सजा देनी है, तो उसके लिए राजा खुद नहीं दे सकता कोई उस तरह की पनिशमेंट, उनको इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट से। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी ठकुराई थी शिमला की जिसको कैपिटल पनिशमेंट देने की आज़ादी नहीं थी जिन प्रिंसेस स्टेट के राजा को। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट की। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रतेश वाज द स्मॉलेस्ट हिल स्टेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी से सब छोटी जो प्रिंसेस स्टेट थी वो थी रतेश, जो कि 2 स्क्वायर माइल की प्रिंसेस स्टेट हुआ करती थी। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ गुरखाज द रूलर किशन सिंह 7 साल के थे उस टाइम जब गुरखा ने हमला किया था, तो किशन सिंह उस समय 7 साल के थे। एक्साइल्ड टू सिरमौर, वो सिरमौर चले जाते हैं उस दौरान। एंड ठाकुर शमशेर सिंह 1925 में ही वॉज लास्ट रूलर। तो ये आपकी याद रखना आपने कि रतेश के लास्ट रूलर कौन थे, ठाकुर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह वॉज लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर, सॉरी आपका रतेश, एंड ही वॉज द वन हु साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन विद एचपी, यानी कि लास्ट रूलर ही हमेशा हमने देखा है कि वही साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और उसके बाद जो रतेश था वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रतेश। एंड लास्ट आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज सांगरी। ठीक है, तो आज ये लास्ट प्रिंसेस स्टेट रहेगा सांगरी। तो सांगरी इसके बाद हम देखते हैं, तो ये साउथ बैंक ऑफ रिवर सतलुज के पास पाया जाता है, इसकी लोकेटेड है एंड कोटगढ़ के जस्ट ऊपर है और नियर टू कुमारसेन। ये पहले बुशहर का पार्ट हुआ करता था, बाद में इसको जो है राजा मान सिंह ऑफ कुल्लू ने इन्होंने कैप्चर किया। कुल्लू के राजा मान सिंह ने इसको कैप्चर किया 18th सेंचुरी में। सांगरी, देखो ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको कि ऐसा कौन सा प्रिंसेस स्टेट है शिमला का जो पहले बुशहर का पार्ट था, उसके बाद कुल्लू के राजा मान सिंह ने इसको कैप्चर कर लिया था, तो इट वाज सांगरी। एंड सांगरी वाज सीज्ड बाय गुरखाज इन 1803, तो 1803 में फिर गुरखाज ने इसको कैप्चर कर लिया। रिस्टोर्ड टू कुल्लू राजा इन 1815, और बाद में जब गुरखाज यहाँ से चले जाते हैं तो 1815 में ये आपका वापिस उनके पास चला जाता है, कुल्लू के राजा के पास चला जाता है, ब्रिटिश एट द एंड ऑफ गुरखा वॉर। ठीक है, अच्छा 1803 से 1815 तक कुल्लू राजा मान सिंह ये ट्रिब्यूट पे करते थे गुरखाज को, आपको ये याद रखना है, फॉर सांगरी एरिया। ठीक है, कुल्लू के पास अपना कुल्लू का इलाका तो था ही, बट जो सांगरी का इलाका था वो उसके लिए वो 1815 तक गुरखाज को पे करते थे। ठीक है, 1815 में सांगरी वाज रिस्टोर्ड टू बिक्रम सिंह हु डाइड इन, अब देखो सांगरी जो है वापस सांगरी के जो राणा थे उनको दे दिया जाता है जिसका नाम था बिक्रम सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है बिक्रम सिंह हु डाइड इन 1816। उसके बाद उनके बाद राजा बनते हैं अजीत सिंह 1841 तक, और एज अ पार्ट ऑफ कुल्लू सांगरी वाज अंडर द सिख गवर्नमेंट ऑफ लाहौर, तो सिख गवर्नमेंट का भी ये पार्ट बनता है 1841 के बाद। एंड देन फर्स्ट सिख वॉर 1845-46 के टाइम तक ये सिख एम्पायर का पार्ट बना रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1840 में जो लोग कुल्लू के लोग थे उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया सिखों के खिलाफ, और राजा जीत सिंह जो कुल्लू के राजा थे उन्होंने इस इलाके को फिर से कैप्चर कर लिया। ऑफ कोर्स जो ये वाला इलाका था सांगरी, ये आपका सिखों के पास होता है 1845-46 तक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो कुल्लू के राजा उसको वापस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं राजा जीत सिंह, और हम देखते हैं कि फिर उन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो जो कुल्लू के लोग थे उन्होंने सिखों के खिलाफ विद्रोह किया था, और बाद में हम देखते हैं कि सिखों ने बदला लेने के लिए जीत सिंह को जो है वो पकड़ लिया था और उनको बुरी तरह से ट्रीट किया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बाद में राजा जो है वहां से भाग जाते हैं और उनके जो कैप्टर्स थे उनको जो है बुरी तरह से मार दिया जाता है। तो ऐसा देखो स्टोरी है ये एक, जिसमें हम देखते हैं कि जो कुल्लू के राजा थे जीत सिंह क्या करते हैं कि सिखों के ऊपर हमला करते हैं ताकि वो अपना इलाका उसको कैप्चर कर सके, यानी कि जो सांगरी इलाका उसको कैप्चर कर सके। मगर सिखों ने क्या किया, राजा को ही कैप्चर कर लिया और उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, उनको बंदी बना के रखा। पर राजा जैसे जैसे करके वहां से भाग जाते हैं, और फाइनली बाद में इस राजा की इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुल्लू के लोग सिखों के ऊपर हमला कर देते हैं, और बोला जाता है कि 3000 सिख जो इसमें मार दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी कुछ स्टोरी। ठीक है, तो राजा जीत सिंह
टुक रिफ्यूज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। तो हम देखते हैं जीत सिंह उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। राजा मियाँ हीरा सिंह ये उसके बाद राजा बनते हैं। ही वॉज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राय, और बाद में इनको राय का टाइटल भी दिया जाता है। अच्छा, ये राजा मैं बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ये राणा हुआ करते थे, ठीक है, ये राजा का टाइटल इनको नहीं मिला था, ठीक है। तो बाद में इनको राय का टाइटल मिलता है 1887 पे। ये पूछ सकते हैं कि राजा जो मियाँ हीरा सिंह है, ठीक है, तो उनको राय का टाइटल दिया जाता है। बाद में फिर राय मियाँ रघुवीर सिंह ये बोला जाता है। ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ द प्रिंस स्टेट ऑफ सांगरी, ठीक है। सांगरी के लास्ट रूलर कौन थे? ही वॉज राय मियाँ रघुवीर सिंह, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड 1948 में सांगरी जो है हिमाचल का पार्ट बन जाता है या मैसूर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन जाता है और फाइनली ये इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी शिमला का एक नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद एक और पार्ट लेकर के आपके पास आएंगे शिमला की हिस्ट्री का, एंड देन उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारा जो नेक्स्ट शिमला सिटी है उसकी तरफ, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देनी है, कुछ भी और आपको डाउट्स है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिमाचल।